एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश कर गई। एयर इंडिया अपनी इस फ्लाइट में बोइंग 7878 वर्जन का विमान इस्तेमाल कर रहा था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया के सामने बोइंग एरोप्लेन्स के सेफ्टी मेजर्स के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। पहले भी बोइंग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो अपनी प्लेन्स में सब स्टैंडर्ड पार्ट्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सके, और जो पार्ट्स दरअसल स्क्रैप में बिकने चाहिए वो उनका इस्तेमाल करके नया प्लेन्स बनाता है, और इसकी वजह से जो प्लेन्स की सेफ्टी फीचर्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। चाहे आप 2013 का जापानीज़ एयरलाइंस का प्लेन क्रैश ले लो जिसमें 2 बोइंग्स में आग लग जाने की वजह से पूरी तरह से जल के राख हो गए, या फिर 2025 के अहमदाबाद की घटना, दोनों ही घटना इस बात को साबित करता है कि बोइंग्स के प्लेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर है। इसके साथ मल्टीपल विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स भी बोइंग के खिलाफ पहले भी रजिस्टर हुए हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में वो सारे पॉइंट्स प्रूव भी हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बोइंग ऐसा करता क्यों है? क्या वो सच में अपनी सेल्स और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लोगों की जान को दांव पर रखने के लिए तैयार है? 15 जुलाई 1916 को विलियम ई बोइंग अमेरिका के वाशिंगटन में बोइंग कंपनी की स्थापना करते हैं। कंपनी की शुरुआत से ही उनका ये लक्ष्य था कि वो बोइंग कंपनी को सक्सेसफुल बनाए, और ऐसा हुआ भी। साल 2000 तक बोइंग ने बहुत सारे प्लेन्स बेचे, लेकिन 2000 के बाद कुछ बदल गया। मार्केट में एक ऐसा प्लेयर उभर के आया जिसने बोइंग की सेल्स को कड़ी टक्कर दी। वो थी एयरबस। एयरबस एक यूरोपियन कंपनी थी। 1916 में स्थापना होने के बाद भी जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ था बोइंग का वो 1958 के बाद हुआ था, और उसकी इसी ग्रोथ को देखने के बाद यूरोपियन मार्केट में भी 3 देश सामने आए, जर्मनी, यूके और फ्रांस। इन तीनों गवर्नमेंट ने मिलकर एक कंपनी स्थापना की जो थी एयरबस। 1990 आते एयरबस का जो सेल है वो बोइंग के लगभग पास पहुंच गया था। फिर 2000 के बाद एयरबस ने लॉन्च किया A350 सीरीज़ को। इस A350 विमान ने पूरी मार्केट में तहलका मचा दिया, क्योंकि इसके 3 सबसे बड़े फीचर्स थे। फर्स्ट थी वाइड बॉडी, जिसकी वजह से जो कैबिन थी वो बहुत लार्ज थी। दूसरी थी फ्यूल एफिशिएंसी, और तीसरी थी इसकी प्राइस, जो कि करंट जो बोइंग के वर्जन थे 777 और 747 उससे बहुत कम थी। आप इस चार्ट से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद बोइंग के सेल्स कम होने लगे और एयरबस की सेल्स इससे आगे बढ़ गई। इस बात का बोइंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और ख़ुद को मार्केट में फिर से री एस्टेब्लिश करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसके बाद बोइंग ने लॉन्च किया ड्रीमलाइनर 787 को। इसमें बोइंग ने वो सारे फीचर्स दिए जो कि एयरबस A350 में मिल रहा था। वाइड बॉडी, फ्यूल एफिशिएंसी, साथ ही साथ कम प्राइस। इसकी प्राइस तो A50 से भी ज़्यादा कम थी। जहां पर A50 की प्राइस $308 मिलियन थी, वहीं पर इसकी प्राइस सिर्फ $248.3 मिलियन थी। आप देख ही सकते हैं कि कितने कम प्राइस में सेम वाइड बॉडी प्लेन्स मिल रही है, जिसका लार्ज कैबिन का इस्तेमाल करके आप 240 प्लस पैसेंजर्स ले भी जा सकते हैं, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 20% ज़्यादा है। और इस कम दाम में मिलने की वजह से ये प्लेन फिर से पॉपुलर हुई और बोइंग का सेल फिर से ग्रो करना स्टार्ट किया। लेकिन समय के साथ इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स छुपी थी वो भी नज़र में आया। बोइंग ने अपनी ड्रीमलाइनर 787 में कैबिन साइज़ तो बढ़ा लिया, लेकिन उसके सामने जो 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे वो थे फ्यूल एफिशिएंसी और प्राइसिंग को लेकर। फ्यूल एफिशिएंसी को मैच करने के लिए उसने एक तरकीब लगाई। इसने सब स्टैंडर्ड पार्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो सारे पार्ट्स जिन्हें स्क्रैप में बिकना चाहिए था उनका भी इस्तेमाल किया, ताकि उसकी प्लेन लाइट वेट हो सके। जहाँ पर A350 का वेट 283 टन से, वहीं पर 787 का वेट सिर्फ 228 टन से। अपनी लाइट वेट की वजह से इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 20% तक बढ़ गई। और इसकी तीसरी समस्या जो थी प्राइसिंग को लेकर के, उसको भी इसने टैकल कर लिया। सब स्टैंडर्ड पार्ट्स और स्क्रैप के इस्तेमाल की वजह से जो कॉस्ट थी प्लेन बनाने के लिए वो भी कम हो गया, और इसकी प्राइस भी कम हो गई। एक A350 की प्राइस $308 मिलियन के आसपास थी, जबकि ड्रीमलाइनर 787 की प्राइस सिर्फ $248.3 मिलियन ही हुई,
जिसकी वजह से इसका सेल फिर से बढ़ना शुरू हो गया। सेल्स तो बढ़ी, लेकिन साल 2011 में लॉन्च के ठीक 2 साल बाद ही 2013 में 2 बोइंग एयरप्लेन्स जो कि जापानीज एयरलाइन एक्वायर किया था उसमें आग लग गई। रीज़न क्या था? रीज़न बस इतना था कि जो प्लेन की जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसको पावर देने के लिए वो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे और उस बैटरी में ओवरहीटिंग की वजह से आग लग गई और वो आग पूरी तरह से प्लेन में फैल गई। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो जो लिथियम आयन बैटरी का कंपार्टमेंट था वो ओपन था, उसके ऊपर कोई सेफ्टी बॉक्स भी नहीं था, जिसको बाद में बोइंग ने ठीक भी किया। साथ ही साथ इसके सेफ्टी मेजर्स को लेकर के बहुत बार FAA में कंप्लेन भी हुआ है। इसके एक पुराने क्वालिटी मैनेजर थे जॉन बार्नेट, उन्होंने भी कंप्लेन किया था, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पता चला कि जिस सारे पॉइंट्स को लेकर के कंप्लेन हुआ था वो सब सच थी। इसके बाद और एक स्टाफ जो कि वहाँ पे इंजीनियर है उन्होंने भी कंप्लेन किया था। इन सारी घटना से ये कंफर्म है कि बोइंग अपने सेफ्टी मेजर्स को लेकर के बहुत लापरवाह है, जिसकी वजह से लोगों की जान हमेशा दांव पे लगी रहती है। हालांकि बोइंग ने ड्रीम लाइनर के लॉन्च के बाद शुरुआती सेल्स तो बढ़ा लिए, लेकिन बाद में इसके जो फॉल्ट्स है वो सामने आने के बाद कंपनियों की जो ट्रस्ट है इसके ऊपर ख़त्म हो गई और इसके सेल्स घटने लगे। और आज की डेट पे इसका सिर्फ 38% का मार्केट शेयर ही रह चुका है और एयरबस जो इससे बहुत बाद शुरू हुआ था उसका मार्केट शेयर 62% है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कैसे ग्लोबल सेल में इसका सेल कम होते जा रहा है ओवर द ईयर्स। हालांकि फॉर्च्यून 500 लिस्ट में ये दोनों ही कंपनी है, लेकिन फिर भी बोइंग के सेल्स हमेशा लगातार घटती रहती है और घट रही है। 2019 में तो जब जॉन बार्नेट का इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बोइंग को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया था, उसके बाद इसके सेल्स लगातार गिरते गए और 2020 में इसका जो रेवेन्यू था उसमें करीब 24% की गिरावट दर्ज हुई और आज ये सिर्फ 38% मार्केट शेयर के साथ ही बिजनेस कर रही है।